इसी स्कूल में आदिल के साथ उसके दो दोस्त भी पढ़ते थे, तौसीफ और वसीम। तौसीफ पूरी तरह से ब्रेन वॉश था। उसका बड़ा भाई जिसने हाल ही में मिलिटेंसी ज्वाइन की थी, लेकिन कुछ टाइम बाद इंडियन फोर्सेस के द्वारा मारा जाता है। तौसीफ ने आदिब और वसीम को प्रभावित करने में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई थी, उनको ये विश्वास दिलाने में कि देखो इंडियन आर्मी कितना गलत कर रही है, और ये तीनों इसी स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन अब होता क्या है, एक दिन आदिल स्कूल से लौट रहा था जब गलती से स्टोन पेल्डिंग के केस में इंडियन फोर्सेस उसे अरेस्ट कर लेती हैं। कुछ दिन उसे हिरासत में रखने के बाद उसे छोड़ दिया जाता है। आदिल को उठाने के पीछे कई और भी कारण थे। जब बुरहान वानी मारा गया था तो आदिल और उसके दोस्त रोजाना प्रोटेस्ट में शामिल होते थे और काकापुरा से लेथपोड़ा तक पत्थरबाजी करते थे, और इन्हीं एक्टिविटी के चलते उसे कई बार स्टोन पेल्डिंग के केस में पकड़ा गया था। उसको जेल में भी रखा गया था और कुछ टाइम बाद उसे छोड़ दिया गया था। एक बार तो आदिल के पैर में गोली भी मार दी गई थी और इस चोट के कारण उसे कई महीनों तक बेड रेस्ट करना पड़ा था और हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा था। इस घटना की वजह से उसकी स्कूल भी छूट गई थी। कुछ महीनों के बाद आदिल ठीक हो जाता है, लेकिन ठीक होने के बाद वो दो बड़े डिसीजन लेता है। पहला, वो स्कूल पूरी तरह से छोड़ देता है। दूसरा, वो अंसार गजवात उल हिंद के संपर्क में आ जाता है और उसे ज्वाइन कर लेता है। ये संगठन भी इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई करता था। साथ ही घर चलाने के लिए आदिल ने काम करना भी शुरू कर दिया था। उसके पड़ोसी की एक वुड कटिंग की मिल थी जहाँ पर लकड़ी के बॉक्स बनाए जाते थे। आदिल ने वही काम करना शुरू कर दिया, लेकिन अंसार गजवात उल हिंद के संपर्क में आने के बाद उसका पूरा माइंड वॉश हो चुका था। उस टाइम तक आदिल वुड मिल में काम करता है, लेकिन एक दिन जब वो काम कर रहा था तभी वहाँ का इलेक्ट्रीशियन मुदासिर खान उससे बातचीत करता है। और मुदासिर खान, जो असल में जैश ए मोहम्मद का OGW ग्रुप मेंबर था, आदिल को प्रभावित करता है और उसे जैश ए मोहम्मद ज्वाइन करने के लिए तैयार करता है। उस समय अंसार गजवात उल हिंद में हथियारों और रिसोर्सेज की कमी थी, इस कारण आदिल जैश ए मोहम्मद ज्वाइन कर लेता है। जैश ए मोहम्मद ज्वाइन करते ही सेम डे मुदासिर ने जैश ए मोहम्मद के कमांडर को आदिल के बारे में बताता है। उसने कहा आदिल हमारे मिशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। मुदासिर ने बताया कि आदिल जुनून और गुस्से से भरा हुआ है जो हमारे मिशन में बहुत काम आ सकता है। सेम टाइम पर इधर ये सारी घटनाएं चल रही थी और इसके कुछ दिन बाद 6 नवंबर 2017 को इंडियन फोर्सेस ने तला का एनकाउंटर कर दिया। तला, जिसे मसूद अजहर ने कमांडर बनाकर भेजा था, जो असल में मसूद का भतीजा था। इस घटना के कारण मसूद अजहर को बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गई थी और इस घटना के बाद मसूद अजहर पाकिस्तान में एक रैली निकालता है जिसमें सबके सामने कहा था कि वो इंडियन फोर्सेस से बदला लेकर दिखाएगा और उनको मुंह तोड़ जवाब देगा। तला के एनकाउंटर का बदला लेने के लिए मसूद ने अपने 4 सबसे भरोसेमंद साथियों के साथ मिलकर प्लानिंग शुरू कर देता है। अब इस टाइम पर मसूद अजहर उस्मान और उमर को अपने पास बुलाता है और कहता है कि तला के बाद अब तुम दोनों को कश्मीर में जाकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाना होगा और बदला लेना होगा। उस्मान और उमर, जो कंधार हाईजैक का मास्टरमाइंड इब्राहिम अतर का बेटा और मसूद अजहर का भतीजा था, अब ये दोनों इस मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं। इस टाइम पर इन्होंने डिसीजन लिया कि उस्मान पहले बॉर्डर क्रॉस करेगा और उसके बाद उमर जाएगा बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। लेकिन ये जब भी बॉर्डर क्रॉस करते थे तो अमावस्या की रात को ही करते थे। 11 जनवरी 2018 को उस्मान हीरानगर सेक्टर से LOC क्रॉस करके कश्मीर पहुंच जाता है। कश्मीर में पहुंचते ही वो साउथ कश्मीर का कमांडर बन जाता है। उस्मान की एक खासियत थी, वो एक बहुत ही अच्छा स्पाइनर था। ये रात में मोबाइल की लाइट के आधार पर अपना टारगेट सेट करता था। और उस्मान के कश्मीर पहुंचने के बाद इंडियन फोर्सेस ने एक पैटर्न नोटिस किया। उन्होंने देखा कि जो ऑफिसर उस टाइम मोबाइल यूज कर रहे थे, गोली सिर्फ उन्हीं पर चलाई गई। उस्मान को आने के 3 महीने बाद 13 अप्रैल 2018 को मसूद अजहर उमर को भी भेज देता है। उमर, जो ये नाम है, इसको याद रखिएगा, जो इस पूरे पुलवामा हमले का मेन मास्टरमाइंड था। उस टाइम पर ये लोग डार्क कलर के कपड़े पहनकर बॉर्डर क्रॉस करते थे। उमर ने तो एक ग्रे केल्विन क्लाइन की टी-शर्ट पहनकर पाकिस्तान के सुखमल की तरफ से एक टनल को यूज करते हुए कश्मीर पहुंच गया। अब यहाँ पर आपका एक सवाल भी हो सकता है कि आखिर ये लोग इतनी आसानी से LOC क्रॉस करके कश्मीर कैसे पहुँच रहे थे? तो क्या इनको रोकने वाला कोई भी नहीं था? दरअसल होता क्या है दोस्तों, LOC का पूरा क्षेत्र जटिल और चुनौतियों से भरा हुआ है। जैसे मोहम्मद ने इस पार से उस पार जाने के लिए LOC के नीचे कई सुरंग बना रखी थी और ये सुरंग लगभग 3 मीटर चौड़ी और 25 मीटर गहरी होती थी। ऊपर से चाहे कितने भी फेसिंग और सिक्योरिटी के इंतजाम कर लिए जाए, लेकिन इन सुरंग के जरिए ये लोग आसानी से सीमा पार कर लेते थे। इन सुरंग को बनाने के दौरान बीच बीच में हल्का फुल्का सीमेंट का यूज किया जाता था ताकि वो दबे नहीं। एंट्री और एग्जिट गेट पर पेड़ लगा देते हैं, जिस कारण से इन सुरंग को पकड़ना बेहद मुश्किल हो जाता है। कठुआ और संबा डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर एरिया में जैसे मोहम्मद ने सबसे ज्यादा सुरंग बना रखी थी, जिन्हें रोकना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग बन गया था। लेकिन जब कभी इन सुरंग का पता चलता था तो इनके अंदर से पाकिस्तान के प्रोडक्ट भी मिलते थे। एक बार इन सुरंग के अंदर पाकिस्तान के गुजरानवाला की फैंटा की बोतल भी मिलती है, जिसे आतंकी इस्तेमाल करते हैं। इन सुरंग को यूज करके उमर भी कश्मीर के बैनुला में पहुंच जाता है। इन सुरंग का यूज करके उमर भी कश्मीर के बैनुला पहुंच जाता है और जैसे ही उमर पहुंचता है, वहाँ पर एक OGW असक अहमद नवग्रह
जो पहले से एक ट्रक लेकर उमर का इंतजार कर रहा था और इस ट्रक में आटे की बोरियां भरी हुई थी ताकि उमर उन बोरियों के बीच छिप सके। वहाँ पर एक महाजन फ्लोर मिल थी जहाँ से इन आटे की बोरियों को भरवाया गया था और इस तरह से उमर और उस्मान दोनों कश्मीर पहुँचने में सफल हो जाते हैं। उस टाइम पर कश्मीर में अब्बास रैदर नाम का एक OGW एक्टिव था। उसका काम आतंकियों को सेफ हाउस अरेंज कराना था और इसके लिए उसका बहुत बड़ा नेटवर्क था। जैसे मोहम्मद जब भी POK से किसी आतंकवादी को भेजता था तो अब्बास ही उसका इंतजाम करता था। उनका रुकने का स्थान और समय समय पर सेफ हाउस बदलने का पूरा अरेंजमेंट अब्बास ही देखता था। उस्मान और उमर का अरेंजमेंट भी अब्बास ने किया था। उमर ने कुछ दिनों तक तो 2-3 सेफ हाउस बदले, लेकिन बाद में वो साकिर बसर नाम के एक कश्मीरी के घर को सेफ हाउस बनाकर वहीं रहने लग गया। उमर ने काफी समय तक एक ही सेफ हाउस में रुककर अपनी प्लानिंग बनाई और अपनी सभी एक्टिविटी और तैयारियों को